नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। ऑल टाइम हाई पर चल रहा है शेयर बाजार। सेंसेक्स और निफ्टी नई ऊंचाइयों पर। दाहोद में मेमू ट्रेन में आग लग जाने से जल उठी ट्रेन। द बर्निंग ट्रेन से यात्रियों में अफरा तफरी। और वडोदरा में एक और कांग्रेस नेता का इस्तीफा। भाजपा में शामिल होंगे अनिल परमार। पिछले कई दिनों से शेयर बाजार में लगातार तेजी देखने मिल रही है। लगातार सेंसेक्स और निफ्टी नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आज यानी शुक्रवार 15 सितंबर को शेयर बाजार ने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। सेंसेक्स ने कारोबार के दौरान 67,927 का स्तर छुआ। निफ्टी भी 20,222 के स्तर तक पहुंचा। हालांकि बाद में बाजार थोड़ा सा नीचे आया और सेंसेक्स 320 अंक बढ़कर 67,838 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 67 अंकों की तेजी रही। ये 20,170 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 20 शेयरों में खरीदारी और 10 में बिकवाली देखने को मिली। बाजार की तेजी में ऑटो और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स सबसे आगे रहे। निफ्टी में बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और M&M के स्टॉक्स टॉप गेनर है। बीपीसीएल का शेयर टॉप लूजर है। वहीं सेंसेक्स पर सबसे ज्यादा तेजी M&M, भारती एयरटेल और टाटा मोटर्स में रही, जबकि HUL में गिरावट देखने मिली। गुजरात के दाहोद में जेकोट रेलवे स्टेशन पर खड़ी मेमू ट्रेन में अचानक आग लग जाने से द बर्निंग ट्रेन का मंजर यहां देखने मिला। गुजरात के दाहोद के जेकोट रेलवे स्टेशन पर मेमू ट्रेन के कोच में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। दरअसल ट्रेन के इंजन में आग लग गई थी, जो थोड़ी ही देर में फर्स्ट क्लास कोच तक पहुंच गई, जिसके चलते कोच में सवार यात्रियों में अफरा तफरी देखी गई। आग बड़ा स्वरूप धारण करे उससे पहले ही सभी यात्री सुरक्षित रूप से बाहर निकल गए, जिससे बड़ी जानहानि टल गई है। मेमू ट्रेन के पीछे जुड़े हुए इंजन निकट के फर्स्ट क्लास कोच में धुएं के साथ ही यात्री नीचे उतर गए। थोड़ी ही देर में कोच धू कर जल उठा। तत्काल दाहोद फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया। दाहोद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया। इस समूची घटना को लेकर रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी और हड़कंप का माहौल देखने मिला। दाहोद जिला पुलिस अधीक्षक, स्थानीय पुलिस, रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। बड़ी दुर्घटना टल जाने से रेलवे के और पुलिस के अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। प्राथमिक अनुमान के अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी हो सकती है। 2 घंटे बाद प्रभावित कोच को अलग कर मेमू ट्रेन को वहां से रवाना किया गया। गुजरात के वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी ने जैसे कि कांग्रेस मुक्त वडोदरा बनाने की ठान ली हो, ऐसे एक के बाद एक नेता कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ चुन रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ही वडोदरा शहर में कांग्रेस नेताओं के इस्तीफे का जैसे कि दौर चल पड़ा है। कांग्रेस के नेता लगातार इस्तीफे देकर 17 सितंबर को हजारों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने जा रहे हैं। इस सूची में नया नाम कांग्रेस के नेता अनिल परमार का जुड़ गया है। वडोदरा शहर के कांग्रेस उपाध्यक्ष और पूर्व नगर सेवक रहे अनिल परमार ने भी अब इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाने में गुजराती प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत करने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। अनिल परमार ने यह भी कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल और शहर अध्यक्ष ऋत्विज जोशी को भेज दिया है। कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वडोदरा शहर कांग्रेस आंतरिक जे ડખા છે ને ઇન્ટરનલ જે ઝઘડા છે એના કારણે કાર્યકરો
થી માંડીને અનેક લોકો પીસાઈ રહ્યા છે, પણ લોકો ખોલીને આવી નહીં શકતા. પરંતુ અમે એવા છે કે ભાઈ સાચું કહેવાવાળાને સાચું જ કહીશું. નહીં ફાવે તો અમે પાર્ટી છોડવા બી તૈયાર છે. પાર્ટી છોડવાનું કારણ કે આંતરિક ડખાના કારણે, જૂથવાદના કારણે મારે પાર્ટી છોડવાની ફરજ પડી છે. જે લોકોને બાજુવાળો બી ના ઓળખતો હોય એવા માણસો સાથે રહી અને જૂથવાદ અને આર્થિક રીતે જે સદ્ધર હોય એને જ પાર્ટીમાં મહત્વતા આપતા હોય, ત્યારે અમારે આ પાર્ટી એક કોંગ્રેસ પાર્ટી હતી. કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં આવું નહોતું પહેલાં, પરંતુ અત્યારની જે પરિસ્થિતિ છે એ જોતાં આર્થિક પરિસ્થિતિને અને લોકોને જે માન સન્માન મળે છે, પરંતુ જેની કને પૈસા છે એને જ માન સન્માન મળે છે આ પાર્ટીમાં. ફક્ત જે કાર્ય કરે છે, પાયાના કાર્યકર છે, અમે કાઉન્સિલર તરીકે 5 વર્ષ જીતેલા છે, જે કોઈ દિવસ જીત્યા ના હોય એને માન સન્માન મળતું હોય અને અમને માન સન્માન ના મળતું હોય, ત્યારે અમે અમારી સન્માન માટે પાર્ટી છોડી છે અને પાર્ટી છોડી અમે कांग्रेस छोड़ी અને ભાજપમાં જોઈન થવાના છે. भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट फैन एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का आमना सामना चाहते थे, लेकिन श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया है और ऐसे में अब खिताबी मुकाबला श्रीलंका और भारत के बीच होगा। डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका ने एशिया कप 2023 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम ने गुरुवार रात को रोमांचक सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया। आखिरी 2 गेंद पर श्रीलंका को 6 रन की जरूरत थी। चरित असालंका ने अगली गेंद पर चौका लगाया और आखिरी गेंद पर 2 रन लेकर टीम को रोमांचक जीत दिला दी। टीम 11वीं बार वनडे एशिया कप के फाइनल में पहुंची है। 17 सितंबर को कोलंबो के मैदान पर खिताबी मुकाबले में श्रीलंका का सामना भारत से होगा। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 42 ओवर में 7 विकेट पर 252 रन बनाए। डीएलएस मेथड के तहत श्रीलंका को 252 का टारगेट ही मिला। श्रीलंका ने 42 ओवर में 8 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। अब 17 सितंबर को होने वाले खिताबी मुकाबले में श्रीलंका और भारत आमने सामने होंगे। गुजरात के वडोदरा शहर की नवरात्रि देश विदेश में काफी मशहूर है। गुजरात की वडोदरा शहर की नवरात्रि में 4 चांद लक्ष्मी विलास पैलेस के गरबा महोत्सव ने लगा दिए हैं। इस बार भी लक्ष्मी विलास पैलेस में भव्य गरबा महोत्सव का आयोजन वार्ड बाजार के साथ मिलकर किया गया है। वडोदरा में पिछले साल की तरह इस बार भी लक्ष्मी विलास पैलेस हेरिटेज गरबा 2023 का आयोजन किया गया है। महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय और वार्ड बाजार फाउंडेशन के सहयोग से इस बार गरबा इवेंट की थीम महिला सशक्तिकरण के संदेश के साथ नारी देवी रखी गई है, जिसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 15 से 24 अक्टूबर तक लक्ष्मी विलास पैलेस के मोतीबाग क्रिकेट ग्राउंड पर इस भव्य गरबा कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, जिस पर वार्ड बाजार की ट्रस्टी शीतल भालेराव ने जानकारी दी। हमारा जो एसोसिएशन है वार्ड विजार्ड फाउंडेशन का MCSU से, ये लास्ट ईयर हमारा फर्स्ट था और ये बार हम सेकेंड ईयर है हमारा साथ में। तो हम दोनों जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारा कॉज कॉमन है विच इज़ विमेन एम्पावरमेंट। और लास्ट ईयर हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमको 25,000 प्लस कम से कम लोग स्टार्ट, बिकॉज इट वाज आवर फर्स्ट ईयर, हमको ऐसे लगा कि 25,000 प्लस का रिस्पांस मिलेगा। बट वी वर रियली हैप्पी एंड सरप्राइज के इट वाज अबाउट दैट वी हैड रीच 40,000 प्लस। तो ये साल डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि लास्ट ईयर से ज़्यादा हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और वहाँ पे हमारी फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है। फूड कोर्ट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे ब्रांड्स जुड़े हैं जो पूरे ओवरऑल इंडियन डेलिकेसीज आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ओवरऑल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव अ वेरी गुड रिमार्केबल एक्सपीरियंस टू ऑल आवर प्लेयर्स। इस भव्य गरबा आयोजन के बैठक इंतजाम, पार्किंग स्पेस, सिक्योरिटी, फायर सेफ्टी और प्राथमिक सारवार जैसी सभी सुविधाओं को सुचारू रूप से सुनिश्चित किया गया है। महारानी राधिका राजे गायकवाड़ ने इस गरबा आयोजन को लेकर उत्साह दिखाया। हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है लक्ष्मी विलास पैलेस हेरिटेज गरबा का कि हम आपके लिए कुछ कल्चरल लाएं, कुछ सांस्कृतिक लाएं, आपको एक झलक दें हमारे एक ऐतिहासिक कल्चर की और एक भक्ति भाव की। और उसके साथ हम इंक्लूजन करना चाहते हैं। जो लोग पीछे रह जाते हैं उनको आगे एक बढ़ाने का प्रयास रहता है, जैसे कि LGBTQI कम्युनिटी है या विमेन है।
तो इस वर्ष भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि ऐसे कॉजेस को हम आगे लाएं। और हमारा जो इस साल का थीम है नारी देवी, उसको आप एक अलग उसका डिपिक्शन देखेंगे तो मुझे लगता है इस साल का थीम भी सबको बहुत पसंद आएगा। हमारे प्रोजेक्ट्स काफ़ी विमेन सेंट्रिक रहे हैं। एक नारी रानी मेरा प्रोजेक्ट रहा है जो ट्रांसजेंडर्स के साथ था, और नारी की सवारी जो हम ड्रिवन विमेन ड्राइव प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम लेडीज़ को ट्रेन करते हैं ड्राइविंग सीखने के लिए और इंडिपेंडेंट होने के लिए, अपनी इनकम रोजगारी बढ़ाने के लिए। तो वो हमारे नारी सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स रहे हैं। और भक्ति भाव जो है अम्मा माता की, वो तो देवी का है ही, और नारी जैसे कि देवी का स्वरूप मानते हैं हम सब, इसलिए नारी देवी थीम एकदम सही रहा हमारा। और शीतल जी वर्ल्ड विजर्ड फाउंडेशन की भी नारी हैं, और हमारी पूरी टीम महारानी चिमनाबाई श्री उद्योगालय की लेडीज़ की ही बनी हुई है। तो हम इसी के का एक झलक गरबा में हम देना चाहते थे, नारी देवी। वीएनए बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनए। क्या बेरियाट्रिक सर्जरी को लेकर आपके मन में कोई दुविधा है? तो आपकी दुविधा को सुलझाते हैं देवर्ष बेरियाट्रिक्स हॉस्पिटल। न्यूट्रिशन अवेयरनेस मंथ पर देवर्ष बेरियाट्रिक्स हॉस्पिटल का ओबेसिटी सपोर्ट ग्रुप प्रोग्राम, जहां मौका मिलेगा आपको ओल्ड बेरियाट्रिक सर्जरी ऑपरेटेड पेशेंट से मिलने का, उनसे बातचीत करने का और साथ ही बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में ज्यादा जानकारी लेने का। बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद क्या होना चाहिए, डाइट और एक्सरसाइज, उस पर डॉक्टर चिराग परीक और डॉक्टर धारा देंगे मार्गदर्शन। 17 सितंबर रविवार 6 बजे से रात 9 बजे तक, रॉयल ऑर्चिड सेंट्रल, मुजमहुड़ा रोड, प्रथम एवेन्यू, अकोटा, वडोदरा। भारत यानी जायकों का देश, हर प्रांत का अलग अलग जायका, और अगर बात स्ट्रीट फूड की हो तो कहना ही क्या, क्योंकि हम कुछ भी खा लें, कितने भी बड़े 5 स्टार होटल में खा ले, रेस्टोरेंट में खा ले, मगर स्ट्रीट फूड का मजा अलग ही है। ऐसे ही कुछ खास स्ट्रीट फूड फेस्टिवल एफ होटल वडोदरा में 17 सितंबर तक। एफ होटल वडोदरा में लीजिए इंडिया के स्ट्रीट फूड का जायका। एफ होटल वडोदरा, सयाजीगंज, वडोदरा। अनेक વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। अनुकूलता मुजबना ईएमआई। लोन माटे सिबिलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस नी सामे, अलकापुरी, वडोदरा। व्हाट्सएप नंबर 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે
નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. भारत यानी जायकों का देश. हर प्रांत का अलग अलग जायका, और अगर बात स्ट्रीट फूड की हो तो कहना ही क्या, क्योंकि हम कुछ भी खा लें, कितने भी बड़े 5 स्टार होटल में खा ले, रेस्टोरेंट में खा ले, मगर स्ट्रीट फूड का मजा अलग ही है. ऐसे ही कुछ खास स्ट्रीट फूड फेस्टिवल एफ होटल वडोदरा में 17 सितंबर तक. एफ होटल वडोदरा में लीजिए इंडिया के स्ट्रीट फूड का जायका. एफ होटल वडोदरा, सयाजीगंज, वडोदरा. क्या बेरियाट्रिक सर्जरी को लेकर आपके मन में कोई दुविधा है, तो आपकी दुविधा को सुलझाते हैं देवर्ष बेरियाट्रिक्स हॉस्पिटल. न्यूट्रिशन अवेयरनेस मंथ पर देवर्ष बेरियाट्रिक्स हॉस्पिटल का ओबेसिटी सपोर्ट ग्रुप प्रोग्राम, जहां मौका मिलेगा आपको ओल्ड बेरियाट्रिक सर्जरी ऑपरेटेड पेशेंट से मिलने का, उनसे बातचीत करने का, और साथ ही बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में ज्यादा जानकारी लेने का. बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद क्या होना चाहिए, डाइट और एक्सरसाइज, उस पर डॉक्टर चिराग परीख और डॉक्टर धारा देंगे मार्गदर्शन. 17 सितंबर रविवार 6 बजे से रात 9 बजे तक, रॉयल ऑर्चिड सेंट्रल, मुजमहुड़ा रोड, प्रथम एवेन्यू, अकोटा, वडोदरा. गुजरात के वडोदरा शहर में इको फ्रेंडली गणेश महोत्सव को कॉरपोरेशन भी पिछले कई सालों से बढ़ावा दे रहा है. इसी के तहत वडोदरा के 4 जोन में अलग अलग कृत्रिम तालाब कॉरपोरेशन द्वारा तैयार किए गए हैं. महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के जमाने से वडोदरा में गणेशोत्सव की धूम हर साल देखने मिलती है. पिछले कुछ सालों में इको फ्रेंडली गणेशोत्सव को भी वडोदरा में बढ़ावा दिया जा रहा है. गणेश विसर्जन के चलते जल संसाधन दूषित न हो, इस आशय के साथ अब सिर्फ कृत्रिम तालाबों में ही वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करवाया जाता है. इसी के तहत वडोदरा के 4 अलग अलग जोन में 4 कृत्रिम तालाब तैयार किए गए हैं. वडोदरा के नवलखी मैदान में एक बड़ा सा कृत्रिम तालाब बनकर तैयार है, जहां बड़ी बड़ी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा. पिछले कई दिनों से वडोदरा कॉरपोरेशन इस तालाब को तैयार करने में जुटा हुआ है. इसी के तहत आज वडोदरा महानगर पालिका की नवनियुक्त मेयर पिंकी सोनी और स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर शीतल मिस्त्री अधिकारियों के साथ फिर एक बार मौके पर मुआयने के लिए पहुंचे. यहां उन्होंने निरीक्षण करते हुए कृत्रिम तालाब की सुचारू व्यवस्था के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं. जो भी व्यवस्था नागरिकों को यहाँ पर दी जाएगी वो बिना मूल्य, मतलब उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, और पानी, पीने के पानी की भी व्यवस्था करने वाले हैं. नवलखी ग्राउंड 7000 चौरस मीटर एरिया में बनाया हुआ है. इसके फ्लोर में हाई डेंसिटी प्लास्टिक बिछाया है, ताकि जो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस या आर्टिफिशियल कलर की मूर्तियाँ आएगी उसका अंडरग्राउंड लीचिंग होके अंडरग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन ना हो पाए और लोगों को पूरी सुविधा मिले. इसलिए ये तालाब 18 फुट ऊंडाई का किया गया है. चारों तरफ परमानेंट बैरिकेडिंग कॉरपोरेशन ने अपने खर्चे से लगाई है. इसका कलरिंग काम भी हो रहा है. चारों तरफ फ्लड लाइट की व्यवस्था की है. खास करके बात करें एक नवलखी की तालाब की, तो यहाँ पे जीव जंतु भी देखने में मिल रहा है, जैसे सांप और मगरमच्छ यहाँ पे पास में. पर अभी हाल फिलहाल की बात करें तो अंदर सांप घूमते हुए देखने मिले. क्या कहें? वो हमारी जो मार्केट सुपरिटेंडेंट की टीम है उनको हम ताकीद कर देंगे कि आजू बाजू का सर्वे भी कर ले. अगर कुछ दिखेगा तो उसका जो भी इलाज करना है वो कर लेंगे हम. गुजरात में आदिवासियों के हित में हमेशा ही आवाज उठाते आए आदिवासी अग्रणी और आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा ने फिर एक बार झगड़िया के गांव के आदिवासियों के हित में आवाज उठाई है.
गुजरात के भरूच जिला के झगड़िया तालुका के डमलाई गांव में आम आदमी पार्टी के देड़ियापाड़ा के विधायक चैतर वसावा ने एक आदिवासी सभा का आयोजन किया। इस आदिवासी सभा में जीएमडीसी में आदिवासी लोगों के जमीन अधिग्रहण का विरोध किया गया। चैतर वसावा द्वारा आरोप लगाए गए कि झगड़िया तालुका के आमोद, मोरण, पडवाणिया, पडाल, शियाड़ी और डमलाई जैसे कई गांवों में 1400 हेक्टेयर जितनी जमीन राजपाड़ी लिग्नाइट प्रोजेक्ट में अधिग्रहण किए जाने की कवायद शुरू की गई है, जिसका विरोध किया गया। आदिवासियों के हक में चैतर वसावा ने ये आवाज उठाई है। नोटिफिकेशन जाહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરીને ભરૂચ જિલ્લાના ઝઘડિયા તાલુકાના આમોદ, મોરણ, ડમલાઈ, પડવાણિયા, પડોલ અને સિયાલી જેવી ગ્રામ પંચાયતોને જમીન સંપાદન કરવા માટેનું જે નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે અને સાથે સાથે 1400 હેક્ટર જેટલી જમીનો અહીંયા સંપાદન થાય છે અને જીએમડીસીને જ્યારે આપવા માટે અને એ નોટિફિકેશનમાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે આ 1400 હેક્ટર જમીન લિગ્નાઇટ પ્રોજેક્ટ રાજપાયડી જીએમડીસીને આપવાની હોય ત્યારે આજે અમે સર્વ ગ્રામોના આગેવાનો અને એ ગામના લોકો ડમલાઈ ખાતે મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત થયા છે અને એનો ખૂબ મોટા ઉપાડે અમે વિરોધ કરીએ છીએ। આવનાર દિવસોમાં જ્યારે પણ આનું જમીન સંપાદન થશે તો અમે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આખા ગુજરાત અને દેશના આદિવાસી ભેગા થઈને એનો વિરોધ કરવાના છે। ભૂતકાળમાં આજથી 40 થી 42 વર્ષ પહેલાં અહીંયા જીએમડીસી આવી હતી અને એ જીએમડીસી થકી આમોદ, બુરી અને માલજીપુરાના ગામોને સંપાદિત કર્યા છે અને આજે એ ગામોની હાલત ખૂબ કથળાયેલી છે। સરકારે જે પણ વચનો આપ્યા હતા એક પણ વચન ત્યાં પૂરું નથી કર્યું અને આદિવાસીઓને રઝળતા હાલતમાં મૂકી દીધા છે। અમે જીવ આપી દઈશું પણ એક પણ ઇંચ જમીન આપવાના નથી। गुजरात के दाहोद में जल आपूर्ति विभाग द्वारा बनाई गई पानी की टंकी टूट जाने से 2 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। गुजरात के दाहोद के रोजम गांव में जल विभाग द्वारा योजना अंतर्गत बनाई जा रही निर्माणाधीन पानी की टंकी अचानक धराशायी हो गई, जिसमें 2 व्यक्ति की मौत हो गई है और 5 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस गांव में करीबन 15 मजदूर पानी की टंकी का काम कर रहे थे। 5 व्यक्तियों द्वारा स्लैब भरा जा रहा था। उसी वक्त अचानक टंकी का स्लैब टूटने से काम कर रहे मजदूर जमीन पर धराशायी हो गए। 2 मजदूर मलबे में दब गए, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायल हुए हैं। उन सभी को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले मौके पर पहुंचे कलेक्टर हर्षित गोसावी और एएसपी के सिद्धांत से दोषियों को कड़क से कड़क सजा देने की मांग परिजनों द्वारा की गई है। 5 મજદૂરોને ઝાયડસ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે અને આમાંથી 2 લોકો જરા વધારે સિરિયસ છે, જેમાં એકને બ્રેન સ્પાઇનલ ઇન્જરી તેમજ એકને લંગ્સમાં ઇન્જરી છે એવા ડૉક્ટર તરફથી જણાવવામાં આવેલ છે। તો આ લોકોને ઝાયડસમાં એસએસજી હોસ્પિટલમાં રેફર કરવામાં આવેલ છે। જે બાકીના 3 અહીંયા છે આ પેશન્ટ્સ અત્યારે સારવાર માટે ઝાયડસ હોસ્પિટલમાં છે અને આ ઘટના કેવી રીતે બની આ માટે મામલતદારશ્રી તેમજ એક્ઝિક્યુટિવ ઇન્જિનિયર બેન આ બંનેને હું પ્રાથમિક તપાસ માટે सूचना करेली છે। જ્યારે પ્રાથમિક તપાસ આવશે તો દોષી ઉપર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। मध्य प्रदेश पर क्रिएट हुए लो प्रेशर के चलते गुजरात में आने वाले 5 दिनों तक बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है, जिसमें कई शहर जिलों में भारी से अति भारी बरसात हो सकती है। 16 कल की डेट में तो उसमें 2 मतलब डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने के चांसेस हैं। वो है छोटा उदयपुर, नर्मदा, और कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल होगा। वो डिस्ट्रिक्ट हैं सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड़, टापी, दमन, दादरा नगर हवेली, और पंचमहल, दाहोद और बड़ोदरा में हैवी रेनफॉल होने के चांसेस है। और डे 3 की बात करेंगे तो डे 3 में भी मतलब एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होगा, और जिन जिलों में होगा वो है नर्मदा, टापी, दमन, दादरा नगर हवेली, और जो मतलब वेरी हैवी रेनफॉल होने के चांसेस हैं वो हैं जिले छोटा उदयपुर, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड़, टापी, दमन, दादरा नगर हवेली। कुछ ज़िले हैं जहाँ पे मतलब हैवी रेनफॉल होने के चांसेस है, वो है महसाना और सबरकांठा, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, महिसागर, बड़ोदरा, ये ज़िले हैं। और डे 4 की बात करेंगे तो डे 4 में
हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की मतलब फोरकास्ट है। और जो ज़िले हैं वो हैं पाटन, महसाना, गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद, और कुछ ज़िले हैं जहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल होंगे वो है सूरत और सुरेंद्र नगर और बोटाड और मोरबी। और कुछ ज़िले मतलब और भी हैं जिनमें मतलब हैवी रेनफॉल होने के चांसेस है, वो है अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, कच्छ, नवसारी, वलसाड़ और दमन एंड दादरा और नगर हवेली। फिशरमैन वार्निंग है इसमें, मतलब 16 तारीख को आपको साउथ गुजरात का कोस्ट रीजन है जहाँ, और 17 और 18 पे एंटायर कोस्ट रीजन है। और जो विंड स्पीड होगी वो 40 से 45 kmph होगी, और साथ में जो गस्टिंग होगी वो 55। नेताओं द्वारा सनातन धर्म के खिलाफ लगातार दिए जा रहे बयानों का वडोदरा में हिंदू संगठनों द्वारा विरोध किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे, तमिलनाडु के युवा कल्याण मंत्री और द्रविड़ मुनेस कजगम युवा विंग के सचिव दयानिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ पिछले दिनों एक सम्मेलन में आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने सनातन धर्म को मच्छर, डेंगू, मलेरिया, बुखार और कोरोना के साथ कंपेयर किया था, जिसका देश भर में विरोध हो रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी इस मामले हिंदू संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए आवेदन देकर मामले पर ठोस कार्यवाही की मांग की गई। तमिलनाडु मुख्यमंत्री श्री स्टालिन के बेटे सुपुत्र उदयनिधि स्टालिन ने 2 सितंबर में चेन्नई में एक अधिवेशन हुई। वो अधिवेशन का नाम ही था सनातन उन्मूलन अधिवेशन। वो अधिवेशन में ऐसे एक टिप्पणी की, सनातन धर्म को ख़त्म करना है, इराडिकेट करना है, क्योंकि उनके विचार ऐसा है कि सनातन धर्म में यानी जाति में लोगों को बांटना, धर्म में लोगों को बांटना। इसलिए जब तक सनातन धर्म की मिटाई नहीं होगी, यहाँ से मिटा नहीं सकते, तब तक यहाँ भारत आगे नहीं बढ़ेगा, तमिलनाडु आगे नहीं बढ़ेगा। यही था उनका बयान। ये एक खुली चुनौती है पूरे सनातन समाज को। पूरे भारत में जितने भी हिंदू बसे हैं, 110 करोड़ हिंदुओं के सामने एक चुनौती है। हम वो चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। पूरे भारत में ऐसे जहाँ भी आस्था वाले हिंदू हैं, सनातनी हैं, सब इकट्ठा करके अपने अपने जगह पे इसके विरोध करने वाले हैं। वडोदरा हिंदू संगठन सब भेगा होके उदयनिधि मारन जो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर स्टालिन का सन है, वो उसने अपना सनातन धर्म के सामने बहुत कुछ खराब बोला था और सनातन धर्म ख़त्म करने की भी बात हुआ था। ये अपना हिंदू संगठन कभी भी अलो नहीं करेगा। इनका सामने इसको जो प्रोटेस्ट जो बताने के लिए आज हम लोग कलेक्टर के साथ एक आवेदन पत्र देने के लिए सब इकट्ठा है। बड़ौदा का मोस्ट ऑफ हिंदू संगठन इसमें शामिल हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन रविवार को मनाने की तैयारी देश भर में जारी है और इसी के तहत विभिन्न आयोजन भी किए जा रहे हैं। एक ऐसा ही आयोजन गांधीनगर में आकर्षण का केंद्र बना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिवस के मौके पर विभिन्न आयोजन देश भर में किए जा रहे हैं। इसी के तहत गांधीनगर में मांडवी कच्छ के विधायक अनिरुद्ध दवे ने एक खास रेत शिल्प बनवाया है। कच्छ के मांडवी के कलाकार अनिल जोशी ने ये रेत शिल्प सिर्फ 24 घंटों में तैयार किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के शिल्प के साथ साथ G20 और चंद्रयान की सफलता को भी उन्होंने रेत के माध्यम से व्यक्त किया है। इस रेत शिल्प बनाने में 50 टन समुद्री रेत का इस्तेमाल किया है। 3 कारीगरों ने मिलकर नरेंद्र मोदी का ये रेत शिल्प तैयार किया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में तैयार किए गए इस शिल्प को लेकर यहां लोगों में काफी आकर्षण देखने मिल रहा है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। रेत कलाकार अनिल जोशी ने सिर्फ 24 घंटों में इस शिल्प को बनाने का काम पूरा किया है, जिसमें 3 लोगों ने उनकी सहायता भी की है। माननीय मोदी साहब ने रेतीनी अंदर એમની મુખાકૃતિ કંડારવામાં આવી છે। એની બાજુમાં G20 ને વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના સાથે G20 નો લોગો પણ કંડારવામાં આવ્યો છે। ત્યારબાદ અહીં જે ચંદ્રયાનની સફળતા પણ મૂકવામાં આવેલી છે। કે રેત શિલ્પ
દરિયા કિનારા ઉપરની આ કળાકૃતિ હતી એને હવે પાટનગરની અંદર પણ માણવામાં આવશે અને માનનીય મોદી સાહેબે જે તે વખતે 2008ની અંદર પોતે મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે માંડવી કચ્છ પધારેલા અને ઓરિસ્સાના કલાકાર દ્વારા રેત શિલ્પ કરાવડાવી અને કહ્યું હતું કે હવે આ કલા કચ્છ કરે એટલે એ વખતથી માંડવીના કલાકાર ભાઈ શ્રી અનિલભાઈ દ્વારા આ એક કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો 9 વર્ષ ગરીબ કલ્યાણના અને આશીર્વાદ ગરીબોના જે છે એના વિષય સાથેનો રેત શિલ્પ અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से आतंकियों के साथ सेना लगातार मुठभेड़ में लोहा ले रही है। इस दौरान सेना के एक और जवान के शहीद होने की खबर सामने आई है। कश्मीर में अनंतनाग के गडोल कोकेर नाग में आज चौथे दिन शुक्रवार को भी आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। गुरुवार को आतंकियों की गोली लगने से एक जवान घायल हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घायल जवान की मौत हो गई है। हालांकि सेना ने इसकी पुष्टि नहीं की है। 2 से 3 आतंकी राजौरी तक फैले पीर पंजाल के घने जंगल में छिपे हैं। इनमें एक लश्कर तैयबा का कमांडर उजैर खान है। इन्हीं आतंकियों के हमले में बुधवार को सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हुए थे। सेना के कमांडोज, स्निफर डॉग्स, ड्रोन, हेलीकॉप्टर आतंकियों को खोज रहे हैं। सैन्य अफसरों का कहना है कि आतंकियों को 4 किलोमीटर के दायरे में घेर लिया गया है। इन्हें कभी भी ढेर कर दिया जाएगा। आतंकियों ने मंगलवार को इस वक्त हमला किया था जब सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस तलाशी अभियान चला रही थी। गुजरात में अब चोरों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी तो क्या विधायक के घर पर भी डाका डालने में चोर हिचकिचाते नहीं है। मामला है गुजरात के अरवल्ली जिले का, जहां विधायक की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी को बंधक बनाकर लाखों रुपए लूट लिए गए। गुजरात के अरवल्ली जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें अरवल्ली जिले के पूर्व एसपी और भिलोड़ा के विधायक पीसी बरंडा के घर में चोरी की वारदात सामने आई है। अरवल्ली जिले के मेघरज के वांका टिम्बा गांव की ये घटना है, जहां विधायक पीसी बरंडा गांधीनगर होने की वजह से उनकी पत्नी को बंधक बनाकर लाखों रुपयों की लूट को अंजाम दिया गया। पत्नी को अकेला पाकर चोरों ने चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी पाते ही जिला पुलिस अधीक्षक शेफाली बरवाल समेत पुलिस का काफिला मौके पर पहुंचा। विधायक के घर से नगद और सोने चांदी के जेवर की चोरी की गई है। पुलिस ने फौरन एक्शन दिखाते हुए 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है। इस मामले जिला पुलिस अधीक्षक शेफाली बरवाल ने विस्तृत जानकारी दी। रात को हमारे एमएलए भिलोड़ा जो है श्री पीसी बरंडा साहब, उनके घर में एक लूट का प्रकरण हुआ। जैसे ही ये बात पुलिस को पता चली, हमारे श्यामला जी के पीएसआई स्थल पर पहुंचे। एलसीबी, पेरोल, फरलो, एसओजी की टीम सब आई है। सस्पेक्ट 1-2 सस्पेक्ट्स हमारे हाथ में हैं। इंटरोगेशन उनका जारी है। एमएलए साहब से हमने पूरा असेसमेंट मांगा है। ज्वेलरी और कैश मेनली गया है, कितना गया है वो अभी असेसमेंट कर हमें बताएंगे। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम पावागढ़ में यात्रालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण को दूर करने की कार्यवाही को आज अंजाम दिया गया। त्योहारों के मौसम में गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम पावागढ़ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो जाता है। इन श्रद्धालुओं को सुविधा देने के आशय के साथ यात्राधाम पावागढ़ में माची में दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई। मंदिर की ओर जाने वाली सड़क पर दुकानदारों द्वारा शेड समेत के अतिक्रमण किए गए थे, जिस पर स्थानीय पुलिस बंदोबस्त के साथ अतिक्रमण विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई की गई। माची में करीब 50 से ज्यादा छोटे बड़े अतिक्रमण दूर किए गए। इस मौके पर एसडीएम, मामलतदार, डीवाईएसपी समेत 100 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों का काफिला मौजूद रखा गया। इको फ्रेंडली गणेश महोत्सव को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार द्वारा सूरत में गुजरात माटीकाम, कलाकारी और रूरल टेक्नोलॉजी संस्थान द्वारा आयोजित प्रतिमा मेले की शुरुआत की है। पूरे गुजरात राज्य में गणेश उत्सव का माहौल देखने मिल रहा है। गणेश मंडल गणेश प्रतिमाओं की स्थापना के लिए काफी उत्सुक है। इसी बीच गुजरात सरकार द्वारा इको फ्रेंडली गणेश महोत्सव मनाने की प्रेरणा नागरिकों को दी जा रही है। इसी के तहत गुजरात माटीकाम, कलाकारी और रूरल टेक्नोलॉजी संस्थान गांधीनगर द्वारा सूरत के अडाजण में
मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं का मेला आयोजित किया गया है। सूरत महानगर पालिका के दंडक धर्मेश वाणिया के हाथों इस प्रतिमा मेले का उद्घाटन किया गया। सभी सूरत के लोगों को इको फ्रेंडली गणेश महोत्सव मनाने की प्रेरणा देते हुए मिट्टी की गणेश प्रतिमा स्थापित करने का संदेश इस मेले के जरिए दिया जा रहा है। 13 से 19 सितंबर तक ये मेला जारी रहेगा, जिसमें तरह तरह की खूबसूरत मिट्टी की और इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बनाई हैं, जो गुजरात के अलग अलग प्रांत से आने वाले कलाकारों ने तैयार की है। हस्तकला के कलाकारों को रोजगार मिले और साथ ही प्रदूषण से हम सब बच सके, इस आशय के साथ इस खास मेले को आयोजित किया गया है। અમે છે ને જો માટીમાંથી પણ બનાવીએ, રેસામાંથી પણ બનાવીએ. પ્રથમવાર અમે રેસામાંથી બનાવેલી છે. પહેલા માટીમાંથી બનાવતા હતા, પણ હવે નવું કંઈક નવીનતા લાવવા માટે અમે રેસામાંથી બનાવી, જેમાં પહેલા માટી બનાવવાની, માટી નાખવાની, પછી ઉપર રેસા વીંટી દેવાના. નાળિયેરના રેસા જે આવે ને, નાળિયેર એને છૂટા પાડવામાં આવે છે. એ છૂટા પાડી અને પછી એના અલગ અલગ રેસા કરીને ધોઈ, રેસાને અમે ધોઈ નાખીએ, પછી કોરા પાડીએ, એટલે બધું જે વધારાનું હોય ને મટીરિયલ બધું નીકળી જાય અને પછી આ રેસા તૈયાર થાય અને એ રેસામાંથી અમે આ ગણપતિ તૈયાર કર્યા. ગવર્મેન્ટને આ માટે હું થેન્ક યુ કહીશ કે એમના થ્રુ બહુ બધી લેડીઝ એવી છે જે પોતાના પગભર ઊભી રહી છે અને અહીંયા જેટલી પણ લેડીઝ છે એ બધાને આ ગુજરાત માટીકામ રૂરલ ટેકનોલોજી દ્વારા પહેલાં એ લોકોને શીખવાડવામાં આવ્યું છે એ લોકોના પગ પર ઊભા રહેવા માટે કે તમે કઈ રીતના આગળ વધી શકો છો। देश भर में इन दिनों हिंदी माह मनाया जा रहा है और राष्ट्रीय भाषा हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के तहत वडोदरा में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा खास प्रतियोगिता का आयोजन किया। गुजरात के वडोदरा में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हिंदी माह के उपलक्ष्य में वडोदरा जोनल के उप अंचल अध्यक्ष कुमार सिंह की अध्यक्षता में हिंदी गीत गायन प्रतियोगिता का शानदार आयोजन किया गया। इस हिंदी गीत गायन प्रतियोगिता में आंचलिक कार्यालय और वडोदरा के शाखाओं के स्टाफ सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस हिंदी गीत गायन प्रतियोगिता में जब बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ सदस्यों ने अपने चुनिंदा गीतों की प्रस्तुति दी तो सारे श्रोता आनंद से झूम उठे। हिंदी गीत गायन प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे सभी स्टाफ सदस्यों ने अपनी गीतों पर श्रोताओं की खूब वाहवाही बटोरी। दरअसल हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये आयोजन किया गया। श्री हरि मुख से गोविंद नाम जपना, श्री हरि मुख से गोविंद नाम जपना। 1 बजे ओंकार, 2 बजे द्वारका नाथ, 3 बजे त्रिलोकीनाथ, ओम जपते रहना। विघ्नों को हरने वाले विघ्नहर्ता इन दिनों पूरे वडोदरा में धूम मचाए हुए हैं। बड़ी बड़ी गणेश प्रतिमाओं की भव्य आगमन यात्राओं से इन दिनों वडोदरा का माहौल गणेशमय नजर आ रहा है। गणेश महोत्सव से पहले ही गुजरात के वडोदरा शहर में गणेश उत्सव की धूम देखने मिल रही है। वडोदरा वैसे ही उत्सव प्रिय नगरी है और यहाँ गणेश उत्सव हर साल धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार भी बड़ी बड़ी गणेश प्रतिमाएं पहले से ही पंडाल में विराजमान कर दी गई है। गणपति जी की आगमन यात्राओं का लगातार आयोजन हो रहा है। ऐसा ही आयोजन हरणी रोड पर विजयनगर चार राजा बांकड़ा ग्रुप द्वारा किया जाता है, जिसमें भव्य प्रतिमा की आगमन यात्रा निकाली गई। डीजे के ताल पर हर्षोल्लास के साथ लोगों ने नाचते झूमते हुए गणपति जी का स्वागत किया। वडोदरा में पानी की टंकी से विजयनगर तक ये आगमन यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई शामिल हुआ। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी।
हमारा वादा हमेशा आपसे यही रहता है कि वही बातें हम चर्चा करेंगे जो सीधी सीधी आपसे जुड़ी हो। और आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास खुद के लिए वक्त नहीं है, हमारे पास खाना खाने का वक्त नहीं है। और जब खाना खाने का वक्त नहीं होता है तो भूख इतनी ज्यादा लग जाती है कि हम कुछ भी खा लेते हैं। आजकल फिंगर टिप पे फूड अवेलेबल है, आप थोड़ा सा कष्ट करें और आपको जो चाहिए, जो आपकी क्रेविंग है, वो खाना आप तक पहुंच जाता है चंद मिनटों में। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो बीमारियां हमारे सामने आ रही है उसमें सबसे बड़ी जो वजह है वो है ओबेसिटी। और ओबेसिटी का शिकार अब हर उम्र के लोग बन रहे हैं। पहले तो ऐसा था कि बढ़ती उम्र में ओबेसिटी लोगों को घेरती थी, लेकिन अब छोटे बच्चे से लेकर हर उम्र के लोग ओबेसिटी जैसी दिक्कतों से परेशान है। और इसलिए आज का मुद्दा है ओबेसिटी। और बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हैं, उनसे आपको मिलवाऊंगी। हमारे साथ है डॉक्टर चिराग परीख, सीनियर लैप्रोस्कोपिक बेरियाट्रिक सर्जन है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है डॉक्टर नेहल परीख जो ऑब्स्ट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट है। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ निराली मैम है जो बेरियाट्रिक्स काउंसलर है। और हमारे साथ है धारा भट्ट जो चीफ डाइटिशियन है। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। स्वागत है आप लोगों का। ये सारे लोग देवर्ष बेरियाट्रिक्स देवर्ष हॉस्पिटल जो है निजामपुरा उसके साथ जुड़े हुए हैं और एक खास कैंप ओबेसिटी को लेकर आयोजित कर रहे हैं, उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले मेरे मन में जो सवाल आ रहा है वही आपके मन में भी आ रहा होगा कि आखिरकार ओबेसिटी की परिभाषा क्या है। ओबेसिटी मोटापा होता है या क्या होता है? मैं सबसे पहले डॉक्टर परीख से जानना चाहूंगी, सर ओबेसिटी बेसिकली होता क्या है, इसे कैसे डिफाइन करते हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको आज आने का यहाँ पे मौका दिया है। एंड आपने जो आज का सब्जेक्ट चुना है ओबेसिटी मतलब कि मोटापा, इट इज़ वेरी बर्निंग इश्यू इन द कम्युनिटी नाउअडेज कि सब लोगों को ये परेशान, कोई ना कोई फैमिली में ये परेशानी रहती है कि कोई ना कोई मेंबर होता है जो मोटापे से परेशान रहते हैं या तो ओबेसिटी मतलब मोटापा ये चीज़ है कि जिसका वजन उसकी हाइट के हिसाब से होना चाहिए, उससे ज़्यादा है। तो ये WHO करके एक संस्था है अपनी, उन्होंने उसको बीमारी के रूप में प्रोजेक्ट किया है पिछले 3 सालों से जी। तो क्योंकि ये वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा उसके इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से दे आर ऑल्सो अंडर टेंशन की बहुत ही ज़्यादा इससे हो रहे हो मोटापा के, तो उसको कंट्रोल में लाना चाहिए। तो जनरली हम लोग जो वेट होता है दर्दी का मतलब कोई भी आदमी का, तो वो हाइट के हिसाब से पर्टिकुलर कैटेगरी में होना चाहिए। अगर उससे कम है तो उसको हम अंडर नरिश बोलते हैं, और अगर उससे ज़्यादा है तो उसको ओबेसिटी या मोटापा बोलते हैं जी। तो ओवर नरिशमेंट आजकल बड़ी समस्या है। पहले तो कुपोषण का शिकार हमारा देश हुआ करता था, लेकिन अब सुपोषण का भी शिकार हो रहा है और इसलिए ओबेसिटी जैसे मुद्दों पर बात करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब जो सवाल मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि आखिरकार ओबेसिटी कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, नाप कैसे सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति सही में मोटा है और इससे कुछ दिक्कत है। हमारे साथ निराली मैम जुड़े हुए हैं जो बेरियाट्रिक काउंसलर है। मैम कैसे इसे आप डिफाइन करते हैं या नापते हैं कि ये इंसान जो है वो सही में ओबेसिटी का शिकार है और इतना वजन घटना चाहिए? स्थूलता को हम चेक करने के लिए पेट की 2 हिसाब से हम लोग चेक कर सकते हैं। एक जो है वो पेट के दीवार के अंदर जो स्थूलता है वो हम मेज़र टेप या तो फिर सोनोग्राफी मशीन की मदद से हम लोग मेज़र कर सकते हैं। और पेट की इंटरनल ऑर्गन की जो फैट है उसको चेक करने के लिए बॉडी एनालाइजर मशीन जो आता है उसमें स्पेशल इन बॉडी कंपनी का जो मशीन रहता है वो हमारे देवर्ष हॉस्पिटल में इन बॉडी कंपनी का मशीन है। तो वो जो इन बॉडी मशीन है उसकी मदद से हम लोग BMI चेक करते हैं। और दूसरा हम लोग BMI मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं। उसके अंदर पेशेंट के हाइट वेट के अकॉर्डिंग हम लोग BMI चेक करते हैं। लेकिन ये जो बॉडी एनालाइजर मशीन है उसमें हमको बेनिफिट ये मिलता है कि पेशेंट का बॉडी में फैट लेयर कितना है, वाटर लेवल कितना है, प्रोटीन लेवल कितना है, वो सब हमको पता चलता है। तो आजकल यही मतलब ज़्यादा बेटर रहता है कि
बॉडी एनालाइजर मशीन से हम लोग जब BMI चेक करें तो प्रॉपर हमको डिटेल मिलती है। कभी ना कभी पेशेंट के पेट में मतलब अगर पानी भर जाता है तो भी वजन बढ़ता है, तो उसकी पूरी ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है। तो ये सब ये मशीन के द्वारा जब चेक करें तब ज़्यादा पता चलता है। यानी हमारा मेडिकल साइंस जो है काफी एडवांस है और उसी का फायदा यहाँ उठाया जाता है। BMI का इम्पोर्टेंस कितना है ये भी जरूर मैं जानना चाहूंगी। सर आपके पास आती हूँ, BMI कितना इम्पोर्टेंट होता है एक ह्यूमन बॉडी के लिए? BMI जैसे मैडम ने बोला है कि वी मेजर इट अकॉर्डिंग टू हाइट एंड वेट ऑफ द पर्सन। तो BMI हम लोग यूज करते हैं, जो भी ओबेसिटी है उसको क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू BMI। तो नॉर्मल BMI जो WHO की डेफिनेशन है उसमें 22 to 25 वो नॉर्मल BMI है फॉर एनी पर्सन। अगर उससे कम है तो पर्सन इज अंडर नरिश्ड और कुपोषण आप जो बोले, और उससे ज़्यादा है तो उसके ग्रेडिंग हम करते हैं। जैसे 25 to 30 है तो द पर्सन इज ओवरवेट, जैसे उसमें मेदस्विता है, मोटापा है बट बॉर्डर लाइन है। 30 से 35 की रेंज में अगर है तो उसको हम बोलते हैं मॉर्बिडली ओबेस, और 35 अबाव है तो उसको बोलते हैं हम सुपर ओबेस। तो ये जो एशियन कम्युनिटी के लिए अलग रहता है और कॉकेशियन मतलब कि वेस्टर्न कंट्री के जो लोग होते हैं उनके लिए भी अलग रहता है डेफिनेशन। तो एशियन कम्युनिटी का जो क्लासिफिकेशन है वो इसके मुताबिक है। तो वी कम टू नो कि एट व्हाट लेवल एज अ डॉक्टर कि एट व्हाट लेवल वी हैव टू एड्रेस विच काइंड ऑफ इशू ऑफ द पेशेंट। जी, BMI के आधार पर ये तय किया जाता है कि आखिरकार किस लेवल की ओबेसिटी इस व्यक्ति के शरीर में है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ओबेसिटी होने की वजह क्या है और क्या ये फेटल भी हो सकती है। हमारे साथ धारा भट्ट हैं, चीफ डाइटिशियन है। मैम, क्या क्या वजह हो सकती है ओबेसिटी होने की और क्या ये हमारे शरीर के लिए घातक भी होती है? Yes, definitely. Obesity nowadays is very burning issue and definitely घातक तो है ही, क्योंकि वजह भी उसके मुताबिक अगर देखें तो सबसे पहले तो वो जेनेटिक हो सकता है, कहीं ना कहीं हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, और वो होता है कल्चरल, क्योंकि जो हम खाना पहले से खाते आए वो कल्चर हम चेंज नहीं करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट सेम पैटर्न वी आर फॉलोइंग एंड वी आर गेटिंग सेम बॉडी पैटर्न और सेम इश्यूज। तो जो डायबिटिक है वो डायबिटिक होते ही जा रहे हैं फैमिली में। उसके अलावा और एक चीज़ है कि अभी सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। कहीं ना देखिए तो आप PC पे काम कर रहे हैं, कोई मोबिलाइजेशन नहीं है, फ़ोन से या मोबाइल से आपके काफ़ी सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, बिकॉज डिजिटलाइजेशन भी इतना बढ़ गया है कि आपको ज़्यादा कुछ सोचने की या कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्पेशली फिज़िकली। सब बस दिमाग का खेल है। एंड अगर देखा जाए तो आपका अगर बैठे बैठे ही काम हो जाता है तो नो वन विल बी रेडी टू मूव, और दिन ख़त्म होते होते स्ट्रेस लेवल भी इतना बढ़ जाता है कि दे आर नॉट कैपेबल इनफ टू वॉक इवन। अगर वॉकिंग भी करते हैं तो चलो कि थोड़ा भी फिज़िकल मोबिलाइजेशन हो जाता है, बट वो भी अभी बहुत ही कम हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल एरा। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस अगर बढ़ रहा है तो स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो आपकी बॉडी में इम्पैक्ट करेंगे। कहीं ना कहीं आपको डायबिटीज़ हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। अभी तो बहुत ही देखें तो एवरी सेकेंड पर्सन इज़ गेटिंग फैटी लीवर एंड लंग्स प्रॉब्लम हो सकता है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकता है एंड मच मोर, बहुत कुछ हो सकता है। सो इट्स डेफिनेटली बिग इशू। बहुत सारी बीमारियां ओबेसिटी की वजह से ही हो सकती है। सर, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे कि ये बीमारियां उन्होंने बड़ी बड़ी बताई, किस तरह की बीमारियां ओबेसिटी की वजह से हो सकती हैं? ऐसे ओबेसिटी एज अ स्पेसिफिक देखा जाए को उसके रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो कॉमनली अपने को टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं हम। जो शुगर है वो दो तरीके का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 होता है वो जेनेटिक होता है, वो जो लाइक छोटे बच्चों में भी पाया जाता है, और टाइप 2 जो रहता है दैट इज़ रिलेटेड विद वेट। तो जो इसका भी वजन ज़्यादा है वो उनको रिस्क रहता है टाइप 2 डायबिटीज़ का। और जैसे वजन का ड्यूरेशन अगर लंबा है, जैसे 10 साल 12 साल तक वजन ज़्यादा रहा उनका, तो उनका रिस्क ऑफ गेटिंग टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत बढ़ जाता है जी। इसके अलावा काफ़ी अदर जो
डिजीज़ है रिलेटेड विथ ओबेसिटी, जैसे हार्ट के इश्यूज़ है, लिपिड लेवल ज़्यादा रहता है उनका, तो उससे हार्ट के जो आर्टरीज है वो ब्लॉकेज रहता है। उसके अलावा बिकॉज ऑफ द हैवी वेट उनको नी पेन्स, जॉइंट पेन्स बहुत कॉमन रहता है। तो जो जॉइंट अपने कुदरत ने डिज़ाइन किया हुआ है टू कैरी द वेट जो उनका होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, उससे अगर ज़्यादा वेट है तो वो जॉइंट को ज़्यादा प्रेशर आता है उनके ऊपर, तो वो भी कितना खींचे, तो उनमें वहाँ पे भी आर्थराइटिस वगैरह, पेन वगैरह होना चालू हो जाता है, बैक पेन रहता है। इसके अलावा मरीज को ब्रीदिंग इश्यूज रहते हैं बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी, उनके लंग्स कैपेसिटी कम हो जाते हैं, तो उनको अस्थमा हो सकता है। स्नोरिंग बहुत कॉमन है ये सब लोगों में, कि वैसे जिसको प्रॉब्लम है स्नोरिंग का उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसके जो पार्टनर है वो परेशान रहते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द कॉमन एक्चुअली प्रॉब्लम सम पेशेंट्स हैव गॉट डन सर्जरी विथ अस, कि भाई स्नोरिंग इज अ मेजर इश्यू इन आवर लाइफ, तो हमको कुछ करना है इसके लिए। सोना सबके लिए बहुत जरूरी है, और अगर स्नोरिंग की समस्या से एक व्यक्ति ग्रस्त है तो बाकी सारे लोगों की नींद हराम हो जाती है। आप सोचिए कितनी सारी बीमारियां गिना दी, हार्ट से लेकर नीज तक, मतलब बैक पेन, सब कुछ आ गया, बॉडी का कहीं ना कहीं हर ऑर्गन आ गया कि अगर ओबेसिटी है तो आपको बॉडी के कोई भी पार्ट में दिक्कत हो सकती है। और ऐसे में निवारण क्या हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार कैसे बचा जा सकता है ओबेसिटी से, कैसे सर इससे निजात कैसे पाई जा सकती है। ओबेसिटी का इसको एक्चुअली ये है कि जो भी फैमिली में मेंबर है ओबेस, मोटापा से जो भी परेशान है, जो भी दर्दी या पर्सन, उसको सबसे पहले तो इंसाइट होना बहुत ज़रूरी है कि उसका वेट ज़्यादा है। लाइक हम लोग देखते हैं तो 50% लोगों में तो उनको पता ही नहीं है कि उनका वेट ज़्यादा है और उनको ये सब बीमारियां जो है उसकी वजह से है। तो वो अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है कम्युनिटी में, जिसके लिए हम आज बैठे हुए हैं कि भाई उसको क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या कर सकते हैं उसके लिए। और दूसरा ये चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज भेजना चाहिए कि भाई ये होना नहीं चाहिए कि इस तरीके का वेट डेवलप हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वजन बढ़ना ही नहीं चाहिए या हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए जिससे वजन बढ़े नहीं। पर अगर फिर भी बढ़ गया तो उसके 2-3 रास्ते हैं हमारे पास। कि जिसका वजन थोड़ा बॉर्डर लाइन हाई है, जिसको कि 10 किलो 15 किलो वेट लॉस की ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों में हम लोग डाइट एक्सरसाइज प्लानिंग के साथ हम लोग एडवाइस करते हैं कि उस तरीके से आप वेट लॉस कर सकते हैं। और जिसका बहुत ज़्यादा वजन है कि जैसे 25-30 kg अकॉर्डिंग टू हिज हाइट, जैसे 5 फीट का बंदा है तो उसका वजन होना चाहिए 50 किलो के करीब। तो अगर उसका वजन 70 है तो उसको बहुत ही ज़्यादा वजन बोलते हैं हम लोग उसकी हाइट के मुताबिक। तो उसको वजन घटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसके लिए ये बीमारियां हो सकती है। तो उसके लिए जैसे बहुत ज़्यादा वजन कम करने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को हम ऑपरेशन के लिए एडवाइस करते हैं। तो ऑपरेशन भी एक इलाज हो सकता है। हम डाइटिंग के बारे में जानते हैं, हम एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं, लेकिन ऑपरेशन के बारे में थोड़े कम ही लोग जानते हैं कि अगर ओबेसिटी का शिकार कोई है तो ऑपरेशन से भी ओबेसिटी से निजात पाई जा सकती है। अब बात आती है कि ऑपरेशन अगर है तो किस किस तरह के हैं, किस तरह से ओबेसिटी की ये जो बीमारी है उससे निजात पाई जा सकती है। तो सर किस किस तरीके के ऑपरेशन किए जा सकते हैं? राइट, ऑपरेशन तो उसमें 2 तरीके के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी को डायरेक्टली ऑपरेशन की सलाह नहीं देते। अच्छा। सबसे पहले तो हम उनको हमारे प्रोग्राम में इन्वॉल्व कर देते हैं कि वेट लॉस प्रोग्राम बेसिकली जो चलाते हैं हम, उसमें सबसे पहले तो हम उनका थॉरो इंटरव्यू लेते हैं और कंसल्टेशन करते हैं कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम है, कितना वेट है, एनालिसिस जैसे मशीन से करते हैं। उसके बाद मैं और डॉक्टर दारा हम मिलके उनका काउंसलिंग करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं। और सबसे पहले हम उनको कंजर्वेटिव मेथड्स और ट्रायल्स वेट लॉस के लिए देते हैं। उसके बारे में डॉक्टर दारा आपको डिटेल में बता सकते हैं कि क्या क्या करते हैं। यस, पहले तो दिस इज आल्सो कॉल्ड अ नॉन बेरियाट्रिक वे टू गेट रीड ऑफ ओवरवेट। सो उसमें हम करते हैं कि
पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, लाइक्स डिसलाइक्स पे फोकस करते हैं, एंड उसके अलावा उनकी रूटीन पे ध्यान देते हैं। तो कहाँ कहाँ हम माइनर चेंजेस ला सकते हैं, वी कैन मेक देम मेंटली रेडी कि वो अपने लाइफ में कुछ चेंजेस एक्सेप्ट करे एंड उसको अडॉप्ट करके उसको फॉलो करें जी, जो उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाए फिजिकली एंड मेंटली एंड हेल्थी ऑल्सो। तो वो पहले हमारा इनिशिएटिव रहता है। सबसे पहले हम हिस्ट्री लेते हैं जैसा मैंने बोला, एंड हमारा बेसिक 3 months का प्रोग्राम होता है, 3 months, 6 months, 10 months and 1 year. So depends on the condition of or need of the patient or person, हम उनको ये ऑफर देते हैं, and if they'll get into that package, हम उनको ये प्रोग्राम में इन्वॉल्व करके पूरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे हम रखते हैं एंड विल ऑब्जर्व ऑन डेली बेसिस कि उनके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, एंड डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द पेशेंट। पर्टिकुलर टाइम में अगर डाइट की भी ज़रूरत पड़ती है चेंज करने की, कि हमें कुछ पर्टिकुलर डाइट चेंज करना है, टेस्ट एंड ट्रायल्स करने हैं, तो वो भी हम करते हैं। उसमें काफ़ी हद तक हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ बॉडी टाइप्स जो होती है वो बहुत स्टबन होती है, बहुत ही ढीठ होती है, वो ज़्यादा जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं करती है, और अगर उनको क्लिनिकल सिम्टम्स ज़्यादा है, कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा है, और वो मेडिसिन से भी अगर कंट्रोल में नहीं आ रहे, और पेशेंट मेंटली इतना परेशान हो गया है कि मुझे बस ये बीमारी से निकालो या कम करो कुछ भी, तो उसके लिए फिर हम ये बेरियाट्रिक प्रोग्राम में उनको स्विच करते हैं कि नाउ इट्स टाइम टू गेट इनटू दिस बेरियाट्रिक, तो हम सर्जरी को रिकमेंड करते हैं। जी, चलिए सर्जरी तक बात पहुंचती है तो मैं निराली मैम से ज़रूर पूछना चाहूँगी, आप बेरियाट्रिक सर्जन भी है, किस तरह की केयर लेनी होती है इससे पहले, कौन कौन से रिपोर्ट कराए जाते हैं, किस बेसिस पर ये सब तय होता है? बेरियाट्रिक सर्जरी करवाने से पहले हम लोग बहुत सारे रिपोर्ट्स करवाते हैं। उसके अंदर आता है सोनोग्राफी, ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, स्ट्रेस इको करवाते हैं हम लोग, एंडोस्कोपी करवाते हैं। ये सब इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद जब एनेस्थेटिक डॉक्टर पूरा देख ले, पेशेंट को भी फिजिकली एनेस्थेटिक डॉक्टर रिपोर्ट्स के साथ में चेक कर ले, उसके बाद फिजिकली फिट है ऐसा हमको वो लेटर दे, उसके बाद सर्जरी के लिए पेशेंट फिट है ऐसा मान सकते हैं। इसमें भी हर बीमारी की तरह जैसे रिपोर्ट्स होते हैं बाकायदा, ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया कि आपको ऑपरेशन करवाना है और हो जाता है, पूरी प्रोसेस फॉलो की जाती है, और हमेशा इसलिए कहा जाता है कि एक्सपर्ट भी होना ही चाहिए। तो अब ये सवाल अगला यही बनता है कि आखिरकार कैसे तय करें कौन से डॉक्टर के पास ये सर्जरी करवाई जा सकती है? कौन बताएगा मुझे कि कौन से डॉक्टर के पास ये सर्जरी हो सकती है? द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड एंड बेस्ट डॉक्टर इन द सिटिंग, यू हैव टू गो, अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए जिसके पास अच्छी सी स्किल हो। सी बेरियाट्रिक सर्जरी इज अ लॉन्ग प्रोग्राम, उसमें ऐसा नहीं कि एक बार सर्जरी हुई आप फ्री हो गए, उसमें देयर इज अ फॉलोअप, क्योंकि पीछे भी सर्जरी के बाद भी फॉलोअप डॉक्टर का प्लस डायटिशियन का, और काफ़ी टीम पूरा सपोर्ट करती है। तो अपने डॉक्टर पे विश्वास करके अच्छे से जो समझा सके कि क्या सर्जरी है, क्या फॉलोअप प्लान है, क्योंकि एक ये पूरा 6 months to 1 साल का प्रोग्राम होता है। सो फॉलो करके डॉक्टर तुरंत एडवाइस करे ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमारे पास डॉक्टर चिराग परीख है, ही इज वेरी हाईली स्किल्ड एंड वेरी पोलाइट डॉक्टर। ही ऑलवेज फॉलो patients for not more than 1 year, but every year he always follow. We have a patient 7 से 8 साल तक पेशेंट है तो फॉलो करते ही है। अच्छा, तो ये भी एक सर्जरी का नाम होते ही हम थोड़ा सा डर जाते हैं, छोटा मोटा भी ऑपरेशन होता है तो हमारे मन में थोड़ा सा डर बैठ जाता है कि पता नहीं कैसा होगा और कितने वक्त तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा। तो मैं डॉक्टर परीख से यही पूछना चाहूँगी, सर कितने वक्त तक सर्जरी के बाद हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, कब हम बैक टू रूटीन लाइफ वापस जा सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये थोड़ा बताना चाहूँगा कि सर्जरी क्या होती है और उसके बाद मतलब क्या, क्योंकि हर ये चीज़ ऐसी है कि रहने का आफ्टर सर्जरी इन द हॉस्पिटल, उसके बाद का जो फॉलोअप है वो सब डिपेंड करता है कौन सी सर्जरी हम करते हैं। अच्छा, तो अभी सर्जरी में ऐसा है कि काफ़ी इनोवेशंस आ रहे हैं, पूरा मेडिकल जो है फील्ड उसमें काफ़ी नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं जिससे हम सर्जरी करते हैं जी। तो सबसे कॉमन सर्जरी हम जो करते हैं फॉर वेट लॉस वो रहता है लेप्रोस्कोपिक मेथड से। तो उसमें जो रहता है, जो स्टमक होता है, हम उसको कटिंग करते हैं और साइज़ में छोटा कर देते हैं। अच्छा।
कभी कभार कुछ मरीज में ऐसा भी होता है कि जिसको मेटाबॉलिक इश्यूज है, जैसे डायबिटीज है अलोंग विथ वेट, तो ऐसे केसों में हम स्टमक को छोटा करके उसको इंटेस्टाइन के साथ बाईपास भी करते हैं। अच्छा। तो ऐसा 2-3 तरीके का प्रोसीजर रहता है, वो पूरा लेप्रोस्कोपी से होता है। जी। कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जिसको बॉर्डर लाइन वेट लॉस की ज़रूरत है, जैसे 15 किलो 20 किलो जी। और जो डाइट फॉलो करने में डिफ़िकल्टी है उनको, या फिर लाइक कुछ ऐसे होते हैं कि जो एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर पाते, जैसे उनको जॉइंट पेन है जी। या फिर उनको कोई ऐसी बीमारी के जो बेड बाउंड है, उनको कभी हम लोग को वेट लॉस करने के लिए जो लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर से पॉसिबल नहीं रहता है, ऐसे लोगों को हम एंडोस्कोपी से भी प्रोसीजर करते हैं, जैसे बलून थेरापी है। जी जी। तो वैसे दिस इज वेरी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, जिससे बहुत ही कम परेशानी होती है दर्दी को और वेट भी धीरे धीरे कम होता रहता है। जी। और कितना वेट कम होता है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है जबकि अगर सर्जरी करवा रहे हैं तो क्या कोई ड्रास्टिक चीज देखने मिलता है, मतलब बहुत मोटा आदमी होगा क्या उससे सिकुड़ के पतला हो जाता है, क्या होता है ये? वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये कॉमन क्वेश्चन हमारे हर एक पेशेंट को रहता है कि सर्जरी के बाद मेरा वेट इतना हो जाएगा, पर इट इज़ नॉट लाइक दैट। सर्जरी से हम अंदर की जो रचना होती है एनाटॉमी, वो हम चेंज करते हैं। वजन तो सर्जरी के बाद सेम ही रहता है, जैसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया और वजन कम हो गया, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। पर सर्जरी के बाद एक ही सबसे पॉजिटिव चीज पेशेंट में ये होती है कि उसका डाइट कंट्रोल में आ जाता है। हाँ, मतलब कम पोर्शन खाना होता है। कम पोर्शन खाना होता है नहीं, हो जाता है। हो जाता है, मतलब जैसे कम पोर्शन ही खाने की जरूरत हाँ, पड़ती है क्योंकि स्टमक छोटा हो जाता है। तो उसमें ऐसा सिर्फ मैकेनिकली कम हो जाता है वो भी नहीं है, उसको जो पोर्शन हम स्टमक का निकालते हैं वो हार्मोनल बेस्ड थेरापी भी है। अच्छा। वो पोर्शन जो निकाल देते हैं वो हमको वो जो पोर्शन बॉडी में रहता है वो हमको भूख लगाता है, हमको हंग्रीनेस फील करता है ऑल द टाइम। तो ये जो पोर्शन निकल जाता है बॉडी में से, तो क्या है कोई भी आदमी है वो थोड़ा बहुत खाएगा तो सेटिस्फाई हो जाएगा, तो उसके अलग हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं उसके। तो इट इज अ हार्मोनल बेस्ड थेरापी। जी। आपने कहा कि स्टमक का पार्ट छोटा हो जाता है और हम कम खाना खाएं तब भी हम फुलफिल करते हैं, पर क्या उससे हमारी बॉडी की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती है? क्या उतना नरिशमेंट हमें बॉडी में से मिल जाता है, या हमें जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी शुगर चाहिए, वो सब कुछ मिल जाता है कम खाने में से भी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम लोग अभी जो ऑपरेशन से पहले जो दर्दी खाना खाता है वो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ उसका वजन ज्यादा है तो वो खाना ज्यादा ही खाता है, क्योंकि उससे बॉडी बड़ा है तो उसको भूख ज्यादा लगती है, तो वो ज्यादा खाना खाएगा, एनर्जी की भी ज्यादा जरूरत है, तो वो विशियस साइकिल है, वो बॉडी बढ़ता जाएगा, खाना बढ़ता जाएगा उसका। जैसे स्टमक हमने छोटा कर दिया तो उससे क्या है, वो बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे कम होता है, वजन कम होता है तो रिक्वायरमेंट भी कम होता है। तो हम इतना भी छोटा नहीं कर देते हैं कि जैसे उसका खाना ही बंद हो जाए। मेरा एवरेज जो पेशेंट होता है वो शुरू में हम लोग उसको लिक्विड डाइट देते हैं 2-3 हफ्ते के लिए, उसके बाद क्रश डाइट देते हैं, उसके बाद सॉलिड डाइट पे 3 महीने पे चला जाता है पेशेंट। और 3 महीने के बाद लाइक अभी कोई पेशेंट ऑपरेशन से पहले 4 या 5 रोटी एक साथ खाता है, उसके सामने आफ्टर ऑपरेशन ही विल बी एबल टू ईट एटलीस्ट 1 रोटी, एक रोटी तो खा ही सकता है, तो जो विच इज इनफ टू सर्वाइव इन अ नॉर्मल रूटीन वर्क। उसके अलावा जो एनर्जी उसको चाहिए दर्दी को, वो उसके जो एक्स्ट्रा फैट रहती है, जैसे मैडम ने पहले बोला कि स्किन के नीचे भी फैट है और ऑर्गन्स में भी फैट रहता है, तो वो सब फैट डिजोल्व होते हैं ग्रेजुअली, तो वो फैट डिजोल्व होते हैं, वो एनर्जी यूटिलाइजेशन में आती है। यानी वजन अपने आप घटता है और आप ज्यादा खाना नहीं खा रहे तो वजन बढ़ भी नहीं है। और दूसरा वजन जैसे कम होता है तो एनर्जेटिक फील करता है। बिल्कुल, तो बहुत जरूरी है कि हमारा वजन जब कंट्रोल में हो तो ये सारी चीजें इक्वल प्रोपोर्शन में हो। आजकल बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। डॉक्टर नेहल हमारे साथ हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, तो ये सवाल भी मेरे मन में ज़रूर आ रहा है कि आजकल ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी तक कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो मैम क्या ऐसे लोगों को भी जो ओबेस महिलाएं हैं उन्हें भी क्या इस तरह की कोई एडवाइस दी जाती है और उसके बाद क्या वो लोग कंसीव कर सकते हैं? हाँ, ओबेसिटी की वजह से आजकल यंग गर्ल्स बेसिकली जो 12-13 साल की लड़कियां हैं, बिकॉज ऑफ द जंक फूड, उसकी वजह से मोटापा की कंप्लेंट्स आती रहती है और
बच्चे को लेके आते हैं कि मैडम इसका पीरियड्स भी इरेगुलर है, देन भी हम सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें पता चलता है कि पीसीओडी वी कॉल्ड एज अ पॉलिसिस्टिक ओवरीज। उसकी वजह से क्या होता है कि पीरियड्स इरेगुलर बनते हैं, बीज नहीं फूटता है, तो आगे जाके जब शादी होती है तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इनफर्टिलिटी ज़्यादा होती है। देयर इज अ लिंक, पूरा साइकिल है कि ओबेसिटी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी। तो हम पीसीओएस और इनफर्टिलिटी को तो ट्रीट बाद में करेंगे, पहले ओबेसिटी को कंट्रोल करेंगे तो ये सारी ट्रीटमेंट अपने आप हो जाएगी। जी। तो हम डाइट काउंसलिंग करते हैं फर्स्ट बच्चियों को कि आप डाइट कराओ बेटी को। आजकल तो डाइट से ही पीसीओडी ट्रीटमेंट हो जाती है उसकी, बट आफ्टर सम स्टेज जैसे BMI ज़्यादा है तो हम सर्जरी की एडवाइस देते हैं। मैरिज में भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं क्योंकि मोटापा है तो मैरिज जल्दी नहीं होती, उसकी वजह से भी आज अवेयरनेस आई है, काफ़ी सारी अवेयरनेस लड़कियों में आई कि हाँ मोटापा है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। पेशेंट डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रिजल्ट मिलता है, बट एट सम स्टेज वो थम जाता है कि अभी क्या, इतना खा लिया, इतना कर लिया, फिर भी वजन नहीं कम हुआ। देन वो हमारे पास आते हैं, देन वी एडवाइस कि आप सर्जरी कराओ, सर्जरी के रिजल्ट भी अच्छे हैं और सर्जरी के बाद प्रेगनेंसी रहती है आराम से। सिर्फ न्यूट्रिशन वो सप्लीमेंट्स करना पड़ता है। आइडियली सर्जरी के बाद हम 12 से 24 महीने के बाद बोलते हैं कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। वी हैव ए वेरी गुड रिजल्ट। सर्जरी के बाद प्रेगनेंसी हुई है 2-3 पेशेंट को, बच्चे भी अच्छे, ऐसा नहीं कि मालनरिश आते हैं मदर, और मदर का वेट गेन जो प्रॉपर होना चाहिए प्रेगनेंसी में वो होता है आफ्टर सर्जरी एज वेल। सो डरने की कोई जरूरत नहीं है। यंग गर्ल्स को भी सर्जरी इज वेरी सेफ और उसके बाद प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन नहीं आते। आजकल हम बच्चों को खा लो करके बहुत सारी चीज खिला देते हैं। हम सोचते हैं कि हम बच्चों को बटर दे दे, चीज दे दे, तो ऐसी सारी चीजें हम बच्चों को खिलाकर उन्हें कहीं ना कहीं बीमारियों की ओर धकेल रहे हैं, तो वो भी हमें थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब बात हो रही है कि ओबेसिटी सर्जरी से भी दूर हो सकती है, तो क्या क्योंकि ये सारी चीजें शारीरिक होने के साथ साथ मानसिक भी होती है, तो जब धारा मैम हमारे साथ है, चीफ डाइटिशियन भी हैं, मैम क्या पॉजिटिव कुछ रिस्पांस मिलता है, मानसिक स्थिति में सुधार होता है पेशेंट? डेफिनेटली। आप अगर रोज अपने आप को आईने में देखते हो एंड घर के बाहर जाने के पहले एंड यू फील लाइक आई एम लुकिंग गुड टुडे, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। Definitely. तो वो ओबेसिटी की वजह से वो हो नहीं पाता है। कैसे भी कपड़े पहन लो, कितना भी आउटफिट आप अच्छा कर लो, कितना भी ग्रूमिंग कर लो, बट एक कहीं ना कहीं एक एक प्लेटू होता है, एक रुकावट आती है कि एग्जैक्टली हाँ, वो एक क्लिक नहीं आता है कि नो दिस इज मी। सो और डेफिनेटली अभी नाउअडेज सोशल मीडिया एंड बॉलीवुड, हॉलीवुड, सबको एक फेम रहता है, आइडिया रहता है कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा लगना है, मुझे ऐसा पहनना है। बट व्हाट अबाउट आवर बॉडी, ओन बॉडी? तो उसकी वजह से कहीं ना वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग स्ट्रेस में भी रहते हैं बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। तो आफ्टर सर्जरी और आफ्टर इवन लूजिंग वेट उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है एंड मेंटली दे गेट सेटिस्फाइड एंड इतना अच्छा उनका रिजल्ट आता है। जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो काफ़ी कंट्रोल में आ जाते हैं। स्ट्रेस रिलेटेड ओबेसिटी जो होती है, वेट गेनिंग होता है, वो भी काफ़ी कंट्रोल में आ जाता है। सो यस, मेंटली तो ये बहुत ही सपोर्ट करता है एज फार एज फिजिकल। नहीं तो 10,000 पर्सन्स देखे होंगे जिसको ओबेसिटी है। तो जो बंदे को ओबेसिटी है उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उन लोगों को नहीं पता चलता है कि ये बंदे को या लेडीज़ को माइंड में क्या चल रहा है। बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी दे ऑलवेज थिंक अबाउट कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं सबसे अलग दिखता हूँ या दिखती हूँ। तो उनको जैसे एक तरीके का फोबिया होता है, डिप्रेशन होता है। तो मैंने ये भी देखा है कि ये लोग जो होते हैं जिसका वेट बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसे मेरे अमुक कुछ पेशेंट्स में का वेट तो 150-180 kg तक का हुआ है, ऐसे दर्दी को भी मैंने ट्रीटमेंट दिया हुआ है। तो ऐसे लोग क्या होता है कि दे रिमेन हाउस बाउंड, सोशलाइजेशन बिल्कुल नहीं करते हैं, तो उनको एक तरीके का डिप्रेशन आ जाता है। तो इसमें से जब वो बाहर आते हैं, वी हैव टू ब्रेक दिस साइकिल कि उनका वजन कम होना जरूरी है ऐसे चीज़ों में। तो जैसे वो बाहर आते हैं, वजन कम होता है एंड दे गो आउट, उनको सब प्रेस करते हैं, उनको सब
तारीफ करते तारीफ हैं तो बिल्कुल करते अच्छा हैं, लगता है ये तो चीज़। बहुत ही अच्छा लगता है, तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही बिल्ड हो जाता है। मतलब आज भी अगर किसी ने आपको सामने से देख के बोल दिया, स्पेशली फॉर लेडीज, आज कुछ पतले लग रहे हो, तो वी लाइक फील महिलाओं को तो ये बहुत ज्यादा, लड़कियों आज को मैंने तो नहीं पतला नोटिस होना- किया, लेकिन सामने वाले ने किया नोटिस। यस पतला होना लड़कियों के लिए तो हमेशा इन ट्रेंड रहता है, चाहे वो कोई भी उम्र की हो। हाँ। तो पीडियाट्रिक सर्जरी हमारे जैसे लोगों के लिए तो बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। चलिए थोड़े से और आगे सवाल लेती हूँ। निराल मैम, आप पीडियाट्रिक काउंसलर भी हैं, एक्सरसाइज कब शुरू की जा सकती, क्योंकि सर्जरी है तो उसके बाद थोड़ा सा बॉडी को हील होना पड़ता होगा, तो क्योंकि वापस वेट ना बढ़े वो भी देखना है, तो एक्सरसाइज और रूटीन लाइफ कब से शुरू होती है? वैसे देखा जाए तो ये सर्जरी लेप्रोस्कोपी से होती है, तो पेशेंट का मतलब ऑपरेशन के 4 या 5 घंटे के बाद हम लोग मतलब उसको नॉर्मल वॉक करवाते हैं। पेशेंट अच्छा। नॉर्मली वॉक करता है, इवन यूरिन पास करने के लिए भी पेशेंट खुद जाता है। जी। और 2 दिन मतलब सर्जरी के बाद 2 दिन हम लोग पेशेंट को हॉस्पिटल में रखते हैं, तो हम सब नोटिस कर लेते हैं कि पेशेंट नॉर्मल वॉक करता है, क्लियर लिक्विड डाइट लेता है, वो सब हम लोग देख लेते हैं और फिर उसको डिस्चार्ज देते हैं। तो पेशेंट जब घर पे जाए तब वो नॉर्मल वॉक करता है, वो सब तो फिजिकल एक्सरसाइज उसकी मतलब प्रॉपर रूटीन लाइफ में वो आ ही जाता है। लेकिन हैवी एक्सरसाइज आफ्टर 3 मंथ हम लोग स्टार्ट करवाते हैं पेशेंट को। ओके। बाकी तो बेसिक एक्सरसाइज वो सब तो 1 मंथ के बाद आप कर सकते हैं। जी, मतलब रूटीन लाइफ तो शुरू हो जाती है, शुरू हो ही जाती जी, है। जी, और बेसिक एक्सरसाइज 1 महीने बाद और हैवी एक्सरसाइज 3 महीने में 3 शुरू महीने किया बाद। जा सकता है। अब बात जब सर्जरी होती है तो हमेशा रिस्क फैक्टर भी काउंट किए जाते हैं, तो मैं डॉक्टर परीक के पास वापस चलूंगी। सर, इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, क्योंकि आप बॉडी में कुछ अलग सा चेंज लाने जा रहे हैं और कुछ ड्रास्टिक चेंज लाने जा रहे हैं, तो क्या शरीर इसे रिस्पॉन्ड करता है? कभी कुछ गड़बड़ियां भी होती हैं? हाँ जी, जैसे देखा जाए तो ये जो प्रोसीजर है कोई भी एक तरीके का ऑपरेशन नहीं है जी। इसमें जो रिस्क रहता है वो, जैसे आप रोड पे चलते हो तो एक्सीडेंट का रिस्क तो रहने ही वाला है, तो आप रोड पे चलना तो बंद नहीं करोगे क्योंकि आपका काम है वो करना पड़ेगा। तो उस तरीके का सर्जरी भी है। नाउ डेज इफ योर सर्जरी डन विथ अ एक्सपीरियंस हैंड और अच्छे सेटअप में होता है। अच्छे सेटअप का मतलब ये है कि जो हॉस्पिटल है जहाँ पे हर एक अच्छा मॉड्यूलरिटी हो, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हो, अच्छी कंपनी का स्टेपलर्स यूज़ करते हैं और एक्सपीरियंस डॉक्टर है, तो ऐसे केसों में ऐसी हॉस्पिटलों में रिस्क इज़ वेरी मिनिमल। पर अगर रिस्क देखा जाए तो है भी सही जी। तो कुछ रिस्क ऐसे हैं तो बहुत ही कम, मिनिमल रिस्क बोलते हैं जिसको, लो रिस्क। तो ऐसे रिस्क में आता है कि कहीं कुछ घाव है, छोटा है, उसमें इन्फेक्शन हो गया, किसी को ब्रीदिंग इश्यू हो गया, कि किसी को हॉस्पिटल में 2 दिन की जगह 4 दिन में छुट्टी दिया, अच्छा। किसी का मोबिलिटी थोड़ा रेस्ट्रिक्ट हुआ, किसी को पेन हुआ, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हो सकती है। ओके। और कुछ बड़ी चीज़ में ये है कि हम लोग ये स्पेशल यूज़ करते हैं स्टेपलर ऑपरेशन के लिए, तो कभी कभार कोई स्टेपलर का पिन खुल गया, ऐसा अच्छा। कुछ हुआ ओके। तो इन्फेक्शन हो जाता है। बट ये जो रिस्क है वो बहुत ही रेयर केस में होता है। जैसे वर्ल्ड में देखा जाए तो परसेंटेज वाइज 0.001% का रिस्क है। अच्छा, यानी रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा नहीं है। पर बेरियाट्रिक सर्जरी सुनकर ही ऐसा लगता है कि बहुत महंगी होगी, तो जब भी कोई सर्जरी हम कराने जाते हैं तो सबसे पहले कोई भी रिपोर्ट भी कराने जाते हैं, कोई डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो हमेशा कितना खर्च होगा ये काउंट ज़रूर करते हैं। तो ये सवाल भी पूछना बनता ही है कि सर अब तो मेडिक्लेम वगैरह की सुविधा भी है, तो क्या इसे भी इसमें काउंट किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2020 में IRDA जो हमारा हाईएस्ट इंश्योरेंस सेक्टर का जो बॉडी है, उन्होंने 2020 अक्टूबर में ये कंक्लूजन दिया है कि WHO ने उसको डिजीज बरकरार किया है जी। तो उसकी वजह से उसका जो ट्रीटमेंट है उसके रिलेटेड तो वो इंश्योरेंस में कवर होता है। अच्छा। तो उसकी वजह से, पर उसके सर्टेन उसके क्राइटेरिया होते हैं थोड़े, तो अगर वो दर्दी फुलफिल करता है तो उसको इंश्योरेंस में मिल जाता है। अच्छा। और वो इनफैक्ट वो कैशलेस फैसिलिटी में भी काम हो सकता है। यानी डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मेडिक्लेम और कैशलेस आजकल सबके पास है, तो अगर हम चाहें तो ज़रूर करवा सकते हैं। कुछ आखिरी सवाल के साथ इसे ख़त्म करेंगे। सर, कितने वक्त तक असर रहता है, क्योंकि कई बार चीज़ें हम कर लेते हैं, ऑपरेशन कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग ना रहे, तो कितने वक्त तक ये बेरियाट्रिक सर्जरी का असर रहता है? वो जैसे देखा जाए तो ये जो बेरियाट्रिक सर्जरी हम करते हैं वो लाइफ टाइम के लिए होती है। अच्छा। तो कोई भी अदर मेथड है, जैसे आपने डाइट कर लिया है, एक्सरसाइज कर लिया
या फिर आपने कोई एंडोस्कोपिक प्रोसीजर किया और वेट लॉस करवाया, जी तो उसमें क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शन बॉडी का जो रहता है वो चला जाता है। पर जो सर्जरी करते हैं उसके बाद जो रेस्ट्रिक्शन हम देते हैं जी वो लाइफ लॉन्ग रहता है। प्रति 100 केस हम ऑपरेट करते हैं, उसमें से 5 या 10% लोग ऐसे होते हैं कुछ, उनमें वेट गेन हो सकता है ओवर पीरियड ऑफ 8 to 10 ईयर्स। बाकी जो भी दर्दी है जिसने ऑपरेशन करवाया है और जो सेंसिबल बंदा है वो ही विल अर्न आउट ऑफ दिस ऑपरेशन कि भाई वो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेगा, उसकी डाइट पैटर्न इंप्रूव करेगा। उसी के लिए जो मैडम ने बोला कि वी फॉलो अवर पेशेंट फॉर लॉन्ग टर्म, मिनिमम 2 to 5 ईयर्स का हमारा फॉलोअप रहता है। और इनफैक्ट हमारा जो टीम है, हमारे पास तो जो फर्स्ट ऑपरेशन जिसका दर्दी का हुआ है वो भी हमारे फॉलोअप में अभी तक है। तो उस तरीके के फॉलोअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जैसे हमारा संडे को एक इवेंट है जिसमें हम लोग हमारे जो भी ऑपरेट किए हुए पेशेंट है जिससे मैक्सिमम आ सकते हैं उनको बुलाया है हमने। तो वी ऑल्सो नॉट ओनली डू उनका गैदरिंग बट वी ऑल्सो एसेस देम कि भाई उनको कोई इश्यूज आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग उसको पूरा काउंसलिंग और गाइडेंस देते रहते हैं कि उनको जैसे ही लगता है कि अभी 2 किलो वजन बढ़ गया, 5 साल के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन कम होता है, तो उनको लगा कि 2 किलो वजन बढ़ गया है, दे वी ऑलवेज आस्क देम टू कम इन टच विथ अस। उनका डाइट प्लान मॉडिफिकेशन कर देते हैं, उनको कुछ मेडिसिन भी दे सकते हैं जिससे वजन कंट्रोल रहता है। यानी हमेशा आप फॉलोअप में रहते हैं सर्जरी के बाद। और एक इवेंट होने जा रहा है 17 तारीख को, नेशनल न्यूट्रिशन जो हमारा मंथ चल रहा है, नेशनल न्यूट्रिशन अवेयरनेस मंथ चल रहा है और उसी के तहत कैंप का भी आयोजन किया गया है देवर्ष बेरियाट्रिक्स की ओर से। सर, किस तरह का कैंप आप करने जा रहे हैं? हाँ, तो वो जो कैंप है वो रॉयल ऑर्किड होटल में हमने रखा है, वहाँ पे हॉल बुक करके। तो 17 सितंबर को है और उस कैंप में हम लोग एक इस तरीके का अवेयरनेस टॉक रखने वाले हैं। और उसमें जो भी हमारे पुराने ऑपरेशन किए हुए पेशेंट है, जिसको 3 महीना हुआ है, जिसको 6 महीना हुआ है, 2 साल हुआ है, 5 साल, ऐसे सब वैरायटी ऑफ पेशेंट्स जो हमारे हैं वो सब अटेंड करने वाले हैं। और हम उनका मतलब एक सेशन रखेंगे जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और ऑपरेशन से पहले उनको क्या प्रॉब्लम था, उसके बाद क्या अभी चल रहा है। उसके साथ द होल इवेंट भी एंकरिंग तुषार भाई करने वाले हैं। तो उस तरीके से ये पूरा इवेंट है वो सब। और जो भी जिसको भी इंटरेस्ट है वो अटेंड करने के लिए कैंप, जिसको वेट की इश्यूज है तो वो अटेंड कर सकते हैं। उनका हम लोग बॉडी कंपोजिशन भी करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं BMI, और उनके मुताबिक उनको कुछ एडवाइस देना हो तो वो भी हम दे सकते हैं उसके। तो 17 तारीख को संडे ये आयोजन होने जा रहा है और कहीं ना कहीं ये दिक्कत से हर कोई जूझ रहा है, ज्यादातर लोग परेशान हैं और ऐसे में पेरियाट्रिक सर्जरी से होने वाले लाभ जिसने करवाई है उनके क्या एक्सपीरियंस है ये शेयर किया जाएगा। और इसलिए आज ये खास आयोजन हमने किया है कि ओबेसिटी हटाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है और उसमें से एक बेरियाट्रिक सर्जरी के रूप में एक आदर्श विकल्प जिसे मैं कह सकती हूँ हमारे सामने आया है और उसी पर एक्सपर्ट्स हमारे साथ बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सब हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको तो हमारे साथ जुड़ना ही है, क्योंकि हम ऐसी ही बातें चर्चा करते हैं जो आपके फायदे की हो। आप हमें YouTube पर देख रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। Facebook पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि पतला सिर्फ आपको थोड़ी होना है, आपके फ्रेंड्स को भी होना है, आपके रिलेटिव्स को भी होना है। आप हमें डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर रोजाना 24 घंटे लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।